अब हम देखेंगे पंजाब पर आक्रमण और उसका विलय। तो इससे पहले हमने जो सहायक संधि प्रणाली है, आंग्ल सिख युद्ध आदि, आंग्ल मैसूर युद्ध, उन सब के बारे में हमने देख लिया था, और जो ब्रिटिशों का साम्राज्यवादी विस्तार है वो देख लिया था। और आज हम पंजाब पर आक्रमण उसका विलय देखेंगे। यानी इस समय जो भारत के अंदर तीन ही शक्तियाँ जो अंग्रेजों से मुख्य थी, उसमें थी एक तो मैसूर का राज्य था, दूसरा मराठा राज्य, और तीसरा था ये सिख राज्य। तो जिसमें ये बाकी क्षेत्र पर अंग्रेज अब तक अधिकार कर चुके थे और सिख राज्य ही उनके अधिकार से बाहर था। तो इसके विलय के लिए उन्होंने ये अभियान किया था। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड है वो सारे वीडियोस आप इस वीडियो के ऊपर आई बटन है, आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ क्लिक करोगे तो आई बटन से सारे वीडियोस एक ही पार्ट के एक साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है ये, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखो क्या था, सिखों के जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह ने व्यक्तिगत रूप से गुरु के सिद्धांत को क्या कर लिया था, समाप्त करके खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी। इससे संबंधित मैंने सिख धर्म से संबंधित जो कक्षा 10 का चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर आप जरूर देख ले। उस कक्षा जो 10 से संबंधित चैप्टर है उसके अंदर ये दिया गया है, जिसमें सभी जो सिख गद्दी से जो 10 के 10 सिख गुरुओं के बारे में उसमें बताया गया। तो इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ खालसा पंथ की स्थापना की। और अब सिखों की पवित्र पुस्तक थी जो गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही गुरु का स्थान दिया। यानी जो गुरु की प्रथा वो चली आ रही थी गुरु नानक जी से, वहाँ उस प्रथा को क्या कर लिया, समाप्त कर दिया गया था। और कालांतर में किसकी स्थापना की गई थी? दल खालसा की स्थापना। अब देखो ये दल खालसा क्या था, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखो जैसे कि आपको भी पहले बताया था कि खालसा पंथ की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये जो दल खालसा थे ये छोटे छोटे अलग अलग जत्थों के अंदर क्या हो गया था, बढ़ गया। सिख लोग क्या थे, अलग अलग जत्थों के अंदर बटे हुए थे। तो उन सब जत्थों को एक दल के रूप में संगठित करने का कार्य कपूर सिंह ने किया था, और इसी से ही ये दल खालसा नामक एक संगठन अस्तित्व के अंदर आया था। यानी ये क्या था, छोटे छोटे जत्थों में बांट। अब क्या हुआ था, जो दल खालसा था वो दल खालसा कपूर सिंह तक तो सही रहा, लेकिन उसके बाद जब जस्सा सिंह अहलूवालिया जब इसके मुखिया बने तो उस समय क्या हुआ, ये जो अलग अलग वापस छोटे छोटे जत्थों में ये 10 दल खालसा ये बंट गए। यानी इसके वापस क्या हो गए, टुकड़े हो गए। और ये कितने हो गए, 12 स्वतंत्र मिसल कहें या जत्थे कहें, उन जत्थों के अंदर ये बढ़ गया था, जिन्हें क्या कहा जाता था, मिसल। यानी इसके बाद 12 मिसल, जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय ये क्या हुआ था, 12 जो मिसल के अंदर बढ़ गया था। ये 12 थी, कितनी थी, 12। इनमें से एक मिसल थी शुक्र सिकिया। अलग अलग 12 मिसल है, 12 मिसलों में से एक प्रमुख थी शुक्र सिकिया। अब देखो शुक्र सिकिया मिसल की स्थापना किसने की थी, शरद सिंह ने की थी। और इसी के आगे चल करके इसके नेता कौन बने, रणजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब में क्या हुआ, सिख राज्य की स्थापना की थी। इसी शुक्र सिकिया मिसल से आगे चल करके क्या हुआ, रणजीत सिंह इसी मिसल के अंदर आए और उन्होंने एक जो सिख राज्य, उस सिख राज्य की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। रणजीत सिंह ने क्या किया, बिखरे हुए सिख राज्यों को संगठित करके इन राज्यों क्या कर दिया, उसे एक राज्य में परिवर्तित करने का प्रयास किया। सारे सिखों को क्या किया, इन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इन सबको देखो, इनमें प्रारंभ में हुआ करती थी एक सम्मति होती थी, जो सभी जो सिख मिसल है उस पर क्या करती थी, उन्हें जोड़ने का कार्य करती थी। इसके अलावा इनकी सर्वत खालसा नामक एक वार्षिक बैठक भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में चल करके ये थोड़ा टूट गई थी। और इसके अलावा बाद में जब एक राखी प्रथा भी दल खालसा ने प्रारंभ कर दी थी, लेकिन ये सारे क्या हो गए थे, इस समय फिर संगठित नहीं रह पाए थे, और अभी सारी मिसलें क्या हो गई थी, अलग अलग हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, जब सिख राज्य, इनकी निगाह किनकी, इस रणजीत सिंह की निगाह सतलज नदी के पूर्व के स्थित राज्यों पर थी। यानी इन्होंने क्या किया, सतलज नदी के जो पश्चिमी की ओर स्थित राज्य थे उन पर तो इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, लेकिन सतलज नदी के जो पूर्व की ओर स्थित उन राज्यों पर नहीं जमा पाए, जिस पर अंग्रेज भी अपना आधिपत्य चाहते थे। यानी अंग्रेज इन राज्यों पर क्या करते थे, अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। तो जब रणजीत सिंह ने इस तरफ कदम बढ़ाए तो फिर क्या किया, इन सिखों ने क्या किया, इसका विरोध किया, और उन्होंने अंग्रेजों से क्या मांगी, सहायता मांगी। तो इस कारण जब अंग्रेजों ने इनसे सहायता मांगी
तो फिर क्या हो गया, अंग्रेजों और इनके रणजीत सिंह के मध्य ये क्या हो गई, संधि हो गई। और उस संधि के द्वारा फिर क्या था, इन प्रदेशों पर उन्हें अपना आधिपत्य छोड़ना पड़ा और अंग्रेज संरक्षण के अंदर उसे क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा था। अंग्रेजों ने एक मिशन मैत्री प्रस्ताव चार्ल्स मेडकॉफ के नेतृत्व में किसके पास भेजा, रणजीत सिंह के पास में भेजा था। फरवरी 1809 में ऑक्टरलोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर क्या कर दी, अंग्रेजी नियंत्रण की क्या कर दी, घोषणा कर दी थी। यानी ये जो मैत्री प्रस्ताव भेजा तो महाराजा जो रणजीत सिंह थे भी वो भी इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन हालांकि रणजीत सिंह ने इसके अंदर शर्त रखी थी, सिर्फ सतलज के जो राज्य है वो रणजीत सिंह को एक मात्र ही क्या करेंगे, शासक स्वीकार करेंगे। लेकिन देखो स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी इस समय। स्थितियां प्रारंभ के अंदर अंग्रेजों ने स्वीकृति दी थी, क्यों दी थी, क्योंकि 1807 ईस्वी के अंदर जो नेपोलियन था, यूरोप के अंदर नेपोलियन और जो रूस का जार था अलेक्जेंडर, उसके बीच संधि हुई थी। तो इससे भारत के ऊपर दोनों के आक्रमण का खतरा हो गया था, क्योंकि नेपोलियन भी इस साइड में था मिस्र आदि के क्षेत्र में, तो इधर अफगानिस्तान के इलाके में रूस भी पहुंच चुका था। इस कारण दोनों के बीच में क्या था, डर था। लेकिन बाद में जब जैसे ही परिस्थितियां बदली, यानी नेपोलियन के आक्रमण का डर खत्म हुआ, तो ब्रिटिश अधिकारी ये जो था ऑक्टरलोनी, इस ऑक्टरलोनी ने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रिटिश जो संरक्षण की घोषणा कर दी। उसने घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि सतलज के राज्य हमारे संरक्षण में और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अगर लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल पर रोका जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया, अब दोनों के बीच में मनमुटाव, यानी यहाँ अंग्रेज अब शक्तिशाली हो गए और रणजीत सिंह की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी। इसी कारण यहाँ रणजीत सिंह को 25 अप्रैल 1809 कितने अप्रैल 25 अप्रैल 1809 अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। कौन सी संधि संपन्न हुई? इस संधि में क्या था, इस संधि के अनुसार जो सतलज के राज्य थे उन पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के संरक्षण को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। और आगे देखेंगे इसके अंदर इसकी शर्तें आई हुई है, ये देख लीजिए। पहले एक तरफ रणजीत सिंह है और एक तरफ ये गुरु गोविंद सिंह है। तो देखो इसकी शर्तें ये आपके सामने हैं। तो सतलज नदी को सीमामान पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजों के नियंत्रण को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। जबकि उत्तर पश्चिम में रणजीत सिंह को विस्तार की छूट दे दी। क्यों उत्तर पश्चिम में अंग्रेजों ने बहुत ही, ताकि क्या हो, अब भारत के अंदर हमेशा इस तरफ से ही खतरे का था, तो अफगानिस्तान इस क्षेत्र में क्या करे, वो लड़ते रहे, ताकि इस तरीके से अंग्रेजी राज्य क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। और रणजीत सिंह का जो पूर्व यानी भारत के अंदरूनी भागों पर जो प्रभाव है वो कम हो जाए, तो इससे अंग्रेजी राज्य को दो तरफ से क्या मिल जाएगी, सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। संधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर क्या हो जाएगी, संधि समाप्त हो जाएगी। दोनों ने एक दूसरे के मित्र बने रहने का वादा किया, लेकिन अंग्रेज कहाँ तक इसे निभाने वाले थे, अंग्रेजों ने इसे नहीं निभाया। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बाद में पंजाब राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य के अंदर क्या कर दिया, मिला दिया। तो इस संधि ने अंग्रेजों का वर्चस्व सतलज तक हो गया, यानी सिख भी एक नहीं हो सके, यानी सिख भी दो भागों में बंट गए। और उत्तर में सिखों के भय से क्या हो गए, मुक्त हो गए। और इससे क्या हुआ, इससे जो सिख राज्य के जो स्थायित्व विपरीत प्रभाव पड़ा, यानी सिख राज्य अब क्या हो गया, डिक्लाइन की ओर। ये निश्चित हो गया अब सिख राज्य का क्या होगा, पतन होगा। और इससे जो रणजीत सिंह है उनकी भी क्या हो गई, कमजोरी भी प्रकट हो गई थी। क्योंकि उन्हें इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इससे सिद्ध हुआ, क्योंकि अब रणजीत सिंह को भी पता चल गया था अब कंपनी शक्तिशाली, और वो उसका क्या करेंगे, अब सामना नहीं कर सकेंगे। इसके बाद की कुछ और घटनाएं हुई, लेकिन रणजीत सिंह इन घटनाओं में भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे 1831 में अलेक्जेंडर वंश ने सिंध के मार्ग का क्या हुआ, सर्वेक्षण किया, तो वो यहीं से गुजरे। और 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, रणजीत सिंह, अंग्रेज और शाह शुजा। तो यहाँ क्या हुआ था, ये अफगानिस्तान के मामले को लेकर के थी। और जहाँ पर क्या था, शाह शुजा को वहाँ से जो गद्दी थी, गद्दी से हटा दिया था। तो इसको वापस गद्दी पर आसीन करने के लिए इन तीनों के मध्य जो संधि हुई थी,
इसके अनुसार सिंध के मामले में रणजीत सिंह ने ब्रिटिश मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से क्या था, अब जो रणजीत सिंह का जो थोड़ा अफगानिस्तान के ऊपर जो प्रभाव था वो प्रभावी जो क्या कर दिया, समाप्त किया। क्योंकि रणजीत सिंह पहले गैर मुस्लिम शासक थे जिन्होंने पश्तूनों पर भी क्या किया था, शासन किया था, जो प्रथम और अंतिम थे। इसके अलावा जो पश्तूनों पर किसी और ने शासक नहीं किया था। रणजीत सिंह ने इसके बाद क्या किया था, रणजीत सिंह जो इस समय क्या थे, संघर्ष नहीं चाहते थे, लेकिन अफगान युद्ध के समय ब्रिटिश सेना ने पंजाब को निकलने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन जब इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने अनुमति मांगी, फिर भी नहीं दी थी। तो 27 जून 1839 ईस्वी को क्या हो गया था, लकवे के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ अब क्या हो गया, इनका जो साम्राज्य है वो क्या हो गया, फिर डिक्लाइन की ओर चला गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष के। और पहला हमारा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में। इस जो संघर्ष है, इस संघर्ष की प्रमुख घटनाएं क्या होती है, उस घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात सरदारों में महत्वाकांक्षा और स्वार्थ जाग उठे। यानी क्या हो गया, अब देखो सरदारों के इसमें दो गुट बन गए। इसमें जो रणजीत सिंह के बाद हालांकि शासक तो इसका जो पुत्र था वो खड़ग सिंह बना था, और खड़ग सिंह तो मतलब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अफीम का क्या था, अफीम खाने का बहुत ही आदी था। तो इस समय जो मराठा जो सरदार अपने जो सिख सरदार थे उनकी महत्वाकांक्षा स्वार्थ वापिस और दरबार दो गुटों का संघर्ष का अड्डा बन गया था। एक था सिंहवालिया गुट और दूसरा था डोगरा गुट, और दोनों में ही इस जो शासन पर नियंत्रण रखने को लेकर के क्या हुआ था, संघर्ष चलता रहा था। जिसमें क्या हुआ था, खड़ग सिंह को क्या कर दिया था, इन्होंने बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में जो सिंहवालिया गुट है उसने क्या कर दिया था, इस खड़ग सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया था, और बाद में डोगरा गुट इस पर अधिकार करेंगे। और इस तरीके से इन दोनों की क्या हुई थी, इस महत्वाकांक्षा ने क्या कर लिया था, इनके सिखों को आपसी झगड़े में उलझा दिया था। ऐसे में अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल था उसने सिख सेना में असंतोष उत्पन्न करने की योजना बनाई थी। उसने भी अंग्रेज अब चाहते थे कि कोई ऐसा मौका आए ताकि आरोप उन पर नहीं लगे, पहल करने का आरोप उनके ऊपर नहीं लगे, इसलिए उन्होंने सिखों के अंदर ही क्या कर दिया, असंतोष उत्पन्न करने की योजना बनाई ताकि क्या हो, उन्हें युद्ध करने का मौका मिल जाए। तो ये था। और अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरी करने जा रहे थे। यहाँ से वो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए क्या कर रहे थे, के लिए जो सेना है, सेना में क्या कर, अपनी सेना को बढ़ा रहे थे, तोपों की संख्या को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। तो इन सभी बातों से ये जो हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने पूरी तैयारी पहले से प्रिपेयर होकर के ये गए थे ताकि सिख राज्य को क्या करे, अंग्रेजी राज्य के अंदर सम्मिलित कर दिया जाए। और इधर जो सिख थे वो क्या थे, अपने आंतरिक जो संघर्ष था उस आंतरिक संघर्ष के अंदर ही अपने व्यस्त थे। और इन सभी मामलों के कारण अब क्या हो गया, सिखों की यहाँ स्थिति कमजोर होगी और अंग्रेजों की स्थिति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और जब अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होगी तो क्या होगा, अंग्रेज इसमें विजयी हो जाएंगे। पंजाब में गुटबंदी और राजनीतिक अराजकता के माहौल में डोगरा सरदार गुलाब सिंह और सिख सेना के सामंतों के मध्य संघर्ष की स्थिति को और भी अधिक क्या कर दिया, खराब कर दिया था। अब देखो इस समय हुआ क्या था, जब नौनिहाल सिंह को जो शासक बनाया गया, अब देखो यहाँ हुआ क्या था, जो अराजकता और कैसे क्या हुआ, इस संघर्ष को थोड़ा समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि खड़ग सिंह की जो थे उनको हटा करके क्या कर दिया था, फिर नौनिहाल सिंह को क्या कर दिया था, शासक बना दिया। और जब जेल के अंदर खड़ग सिंह की मृत्यु हो गई तो नौनिहाल सिंह उनका जो दाह संस्कार करके लौट रहा था, तो एक हुजारी बाग का द्वार कोष्ठक है, उसकी एक सतरी उसके ऊपर गिर गई और इससे क्या हो गया, ये नौनिहाल सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु होने के बाद जो सिंहवालिया गुट था उसने नौनिहाल सिंह की जो माता रानी चांद कौर उसको क्या बनाया था, उसको शासिका स्वीकार किया था, जिसमें नौनिहाल सिंह की जो विधवा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था उसको शासक बनाना था। और इधर जो डोगरा सरदार थे उन डोगरा सरदारों ने क्या कर दिया था, शेर सिंह को शासक बना दिया था। और बाद में सिंहवालिया जो गुट के अजीत सिंह थे उन्होंने शेर सिंह की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसके बाद में किसको आके शासक बनाया गया, दिलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया गया। और महारानी कौन थी, ये जिंदन या जिंदा,
इस जिंदा को क्या कर दिया गया था, इसकी संरक्षिका घोषित कर दिया। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या था, इस समय संघर्ष चल रहा था। उधर खालसा सेना पर रानी जिंदा या जिंदन कहते हैं और लाल सिंह का नियंत्रण कम हो रहा था। ये लाल सिंह कौन थे, इस रानी जिंदा के क्या थे, वो प्रेमी थे। तो अब देखो इस तरीके से इन दोनों का नियंत्रण, अब देखो अंग्रेज भी भड़का रहे थे सिखों को अंग्रेजों के विरुद्ध, और इधर इन्होंने भी भड़काना प्रारंभ कर दिया ताकि क्या हो, इस सेना पर, अपना जो सिख सेना उस पर क्या हो, इनका नियंत्रण रहे। तो उसने उसे अंग्रेजों से लड़ाने का प्रयास किया। किसने किया, रानी जिंदा और लाल सिंह ने भी सिखों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने भी युद्ध की तैयारी में लगे और 1843 में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद में क्या कर लिया, इन्होंने घोषणा भी कर दी कि जो महाराजा दिलीप सिंह है उसकी मृत्यु के उपरांत क्या करेंगे, ये सभी रियासतें जब्त कर ली जाएगी। जो सतलज के पार स्थित है वाम तट की ओर, उन सबको क्या करेंगे, जब्त कर लिया जाएगा। और अभी ये सारी रियासतें क्या है, अंग्रेजी संरक्षण के अंदर ही हैं। तो जिससे क्या हुआ, सिख नाराज हुए और उन्होंने सिंध तक पहुंचने के लिए पंजाब को जीतना अब क्या हो गया, अंग्रेजों के लिए भी अनिवार्य हो गया कि अंग्रेजों को अगर सिंध की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, पंजाब से होकर ही जाना पड़ेगा। तो अब देखो इस तरीके से क्या हुआ, फिर संघर्ष हुआ। 13 दिसंबर 1845 इसको हॉर्डिंग ने क्या कर दी थी, युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस समय कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। उन्होंने 13 दिसंबर 1845 को घोषणा कर दी थी और स्पष्ट इन्होंने कह दिया था कि जो महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वो भाग जो सतलज के बाईं ओर है, वो आज से ही अंग्रेजी राज्य में क्या करेंगे, मिलाया जाता है। यानी वो अंग्रेजी राज्य का भाग है, वो अलग नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, इन सिखों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ। लेकिन इस संघर्ष के अंदर जो सिखों के जो वजीर या प्रधानमंत्री थे लाल सिंह और इसका जो मुख्य अधिकारी था तेजा सिंह, इन दोनों ने क्या किया था, इनके साथ में धोखा किया था। और इस धोखे के कारण क्या हो गई थी, इनकी सिख सेना की हार हो गई थी। यानी इन्होंने इनके साथ क्या किया था, विश्वासघात किया। तो इसी सिखों के विश्वासघात के कारण ही सिख सेना की हार हो गई। तो देखिए आप किस तरीके से जो साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उस साम्राज्य को सिखों ने आपसी झगड़े के कारण डिक्लाइन कर दिया। यानी जो प्रधानमंत्री लाल सिंह और जो प्रधान सेनापति था तेज सिंह, ये अंग्रेजों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करके इनसे क्या थे, मिले हुए थे। तो जब जिनके नेतृत्व में युद्ध किया जाता वही मिले हुए थे। हालांकि सिख सैनिक बहुत ही बहादुर थे। अंग्रेजों के बाद में सिखों की बहुत ही निर्णायक सेना, बहुत महत्वपूर्ण सेना थी। ऐसी सेना विश्व के अंदर नहीं थी। दूसरे नंबर की ये मजबूत जो सिख सेना थी। लेकिन इनकी आपसी कमजोरी के कारण ही क्या थे, इससे सिख सेना इसको क्या था, पराजय का सामना करना पड़ा था। तो 5 स्थानों पर युद्ध हुआ और सब्राओकल के निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें सिख पराजित हुए और लाहौर क्या हो गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और लाहौर की संधि। तो इससे पहले देखो 5 स्थान, तो इससे प्रारंभ में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जिसमें मुदगी थी, फिरोज शाह, बदवाल और आलीवाल की। लेकिन ये लड़ाइयाँ निर्णायक नहीं थी। इसमें अंग्रेजों का पलड़ा कमजोर था, कुछ में तो कम था और कुछ में बराबर की लड़ाइयाँ हुई, यानी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन जो अंतिम 5वीं लड़ाई हुई थी, ये सब्राओ का, जिसे सब्राओकल का भी कहते युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों की क्या हुई, निर्णायक रूप से हार हुई। और इस हार का कारण ये लाल सिंह और तेज सिंह, इनके विश्वासघात के कारण इनकी क्या हो गई, हार हुई। तो इसके बाद में एक संधि की गई थी दोनों के बीच में। वो संधि थी लाहौर की संधि। 1 मार्च 1846 ईस्वी को ये लाहौर की संधि संपन्न हुई थी। इस संधि की शर्तें क्या है हम देख लेते हैं थोड़ा। इस संधि में था कि महाराजा और उसके राज्याधिकारियों ने सतलज पार के सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार त्याग दिया। यानी जो पूर्वी तट पर थे, हालांकि वैसे तो इस संधि के अंदर ये स्पष्ट था, पहले रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809, उसमें भी स्पष्ट था कि इन पर त्यागना था। लेकिन फिर उसी शर्त को यहाँ रिपीट किया गया था। दिलीप सिंह को महाराजा और रानी जिंदा को उसका संरक्षण रहने दिया गया, इनको घोषित कर दिया। क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए और कश्मीर व हजारा का प्रांत अंग्रेजों के पास में चला गया। यानी कुल इनसे 1.5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में इनसे देने थे, जिसमें 50 लाख रुपए तो कैश देने थे और बाकी 1 करोड़ रुपए में कश्मीर और हजारा का जो प्रांत है वो अंग्रेजों को देना था। जो बाद में अंग्रेज कश्मीर को किससे देंगे,
इस गुलाब सिंह को बेच देंगे, जो यहीं के डोगरा सरदार थे। सिख सेना क्या कर दी, अब सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। यानी अब क्या कर दिया गया, सिख सेना की संख्या क्यों सीमित कर दी गई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अब सिख कमजोर हो जाए, उनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ न हो कि फिर जब वो सिख राज्य को मिलाने जाए तो उनकी स्थिति क्या हो, बेहतर रहे और ज़्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़े। इस कारण जो सिखों की जो पैदल सेना है वो घटाकर 20,000 कर दी गई और घुड़सवार सेना है वो घटाकर 12,000 तक सीमित कर दी गई। और एक बहुत ही बड़ी जो सेना है वो कहाँ पर स्वीकार तैनात कर दी गई, लाहौर के अंदर तैनात कर दी गई। यानी लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार। हालांकि ये कुछ समय के लिए थी, प्रारंभ के अंदर ये सेना हमेशा के लिए नहीं थी, तो इस कारण इसको तैनात कर दिया गया। हालांकि जो अभी यहाँ इस बुक्स के अंदर जो आपको 1 मार्च, जैसे हम बात करेंगे बिपिन चंद्रा ने एक बुक लिखी थी जो आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अंदर इस संधि की डेट 8 मार्च दी गई, 8 मार्च 1846 इसमें। तो दोनों को आप थोड़ा ध्यान से देखें, 1 मार्च और 8 मार्च, ताकि क्या हो कभी कौन सी डेट आए। वैसे दोनों साथ में आना संभव नहीं है, तो आप ध्यान रखें। तो इससे क्या हो गया, सिखों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई और इस युद्ध से। और दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि नाम से एक अन्य संधि संपन्न की गई थी। ये कब हुई थी, ये 16 दिसंबर कब हुई थी, 16 दिसंबर 1846 को हुई थी संधि। और इस संधि के अनुसार क्या हुआ था, हेनरी लॉरेंस, यानी किसके साथ, लाहौर दरबार के साथ हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश एजेंट की अध्यक्षता में अंग्रेज समर्थक 8 सिख सरदारों की एक संरक्षण परिषद है, उस परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया था। और 22 लाख रुपए अंग्रेज सेना के लाहौर में रहने का व्यय का भार भी लाहौर पर डाला गया। अब सेना अंग्रेजों के लिए है और लेकिन उसका खर्च कौन देंगे, ये लाहौर दरबार देगा। और इसके अलावा जो राज्य का एक एक विभाग था, उस विभाग के सारे मामलों में लाहौर का जो स्थित जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो कौन था, अभी आपको पता ही, अभी नाम आ गया था, ये लॉरेंस, ऊपर हेनरी लॉरेंस। इसको क्या कर दिया था, इसको इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार इसे दे दिया था। और इसके अलावा इसके अंदर क्या कहा गया था, एक शर्त बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके अनुसार कि जो सिख राज्य हैं उसके किसी भी भाग में सेना तैनात करने की छूट अंग्रेजों को रहेगी। अंग्रेजों को मर्जी रहेगी वहाँ क्या करेंगे, अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे। और रानी जिंदा है उसको 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर के कहाँ भेज दिया गया, बनारस। ये ध्यान रखना, रानी जिंदा को कहाँ भेजा गया, बनारस। इस तरीके से इस संधि से अंग्रेज क्या हो गए, पंजाब के जो एक भाग है उस पे एक भाग के क्या हो गए, स्वामी हो गए। यानी क्या हो गया, अंग्रेज पंजाब के वास्तविक शासक बन गए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा युद्ध जो 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में। तो देखो अब क्या हुआ था, अंग्रेज जो थे बड़े ही वो साम्राज्यवादी थे और इसके लिए जो इतना क्षेत्र जो मिला था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में भैरोवाल की संधि, लाहौर की संधि द्वारा, उससे भी क्या थे, वो संतुष्ट नहीं थे। वो तो संपूर्ण पंजाब पर क्या करने थे, सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार में करना चाहते थे। क्योंकि पंजाब का आप देखो, पंजाब ही मतलब 5 नदियों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र होता है और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ समृद्ध किसान वर्ग जहाँ निवास करता था इसी फसल के उपजाऊपन के कारण। तो इस ऐसे समृद्ध प्रदेश पर अंग्रेज अपना अधिकार चाहते थे और जो इधर जो पश्चिमोत्तर सीमा उससे भी क्या करना चाहते थे, सुरक्षित करना चाहते थे। और इसी समय जो 1848 ईस्वी के अंदर जो नया जो साम्राज्यवादी गवर्नर है, जो लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाया था, वो गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो सिख नेताओं के विश्वासघात से मिली पराजय से सिख बहुत ही क्रुद्ध थे और वो इसका क्या लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते। इसके अलावा जो सिख सेना भंग कर दी गई थी, सेना से मुक्त किए गए सैनिकों में भी क्या था, असंतोष था। 1847-48 में किए गए सुधार सिख सरदारों के हितों के क्या थे विपरीत। अंग्रेजों ने जो सुधार किए थे उससे भी क्या हुआ था, सिखों के जो आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप पड़ा और इससे सिख सरदार भी क्या होने लगे, रुष्ट होने लगे। तो अंग्रेज रेजिडेंट और अंग्रेज अधिकारी लगातार सिख राज्यों के आंतरिक मामलों में क्या थे, हस्तक्षेप करे। हालांकि कहा गया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन निरंतर हस्तक्षेप करने लगे थे। रानी जिंदा को षड्यंत्र रचने के आरोप में कैद करके कहाँ भेज दिया गया, सुनार। पहले इसको बनारस भेजा गया
और बाद में वहाँ से हटाकर कहाँ का चुनार भेज करके वहाँ कैद कर दिया गया। इससे भी सिखों के अंदर क्या हो गया, रोष पैदा हो गया, यानी सिखों के अंदर गुस्सा हो गया कि भाई संधि कर ली, सारा कुछ हो गया, फिर भी ये अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर महाराजा जो दिलीप सिंह के वैवाहिक मामलों में भी इन्होंने दखल दिया था। जब दिलीप सिंह ने अंग्रेजों से बिना अनुमति के विवाह किया तो अंग्रेजों ने भी उन्हें ऐसा करने से रोका था। और इधर मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज को स्थानीय सैनिक विद्रोह में और अधिक लगान की मांग से अंग्रेजों के लिए क्या कर दिया था, विवश कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था मुल्तान वाला। अब देखो, जब ये मुल्तान का गवर्नर इस समय था मूलराज, तो इस समय जब मूलराज को जो अमृतसर दरबार है उससे एक खास रकम देने का आदेश प्राप्त हुआ था कि भाई जो ये लगान की मांग, इतनी जो खास रकम है वो हमें प्रदान की जाएगी। और जब इस बात से मूलराज सहमत नहीं हुआ तो क्या कर दिया, मूलराज को उनके पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मूलराज को उनके पद से हटा दिया गया और उसकी जगह एक अन्य जो व्यक्ति था कहान सिंह और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को वहां भेजा गया। कहने को एक सिख को इसलिए साथ में जो अंग्रेजों का पक्ष का था सिख, उसके साथ में 2 अंग्रेज अधिकारी बना करके यहाँ मुल्तान का जो प्रशासन है वो इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन मुल्तान की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और मुल्तान की जनता ने विद्रोह, यानी वहां जन विद्रोह हो गया। और इसी जन विद्रोह के कारण जो 2 अंग्रेज अधिकारी इस कहान सिंह के साथ में भेजे गए थे, उन अधिकारियों को इन जनता ने क्या कर दिया, मार डाला था। तो इसके लिए जब अंग्रेजों ने इसका दमन करने के लिए शेर सिंह को भेजा था, तो शेर सिंह ने भी क्या किया, इसके जो पिताजी थे हजारा के गवर्नर थे, जो शेर सिंह के पिताजी छतर सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो शेर सिंह भी अपने पिता के क्या हो गया था, साथ में हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया था, विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। चारों तरफ विद्रोह की ज्वाला फैल गई थी। और इसी ज्वाला के समय जो लॉर्ड डलहौजी था उसने भी घोषणा कर दी कि यदि सिख युद्ध चाहते हैं तो हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम युद्ध अवश्य करेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ से क्या हो गया था, युद्ध की तैयारी हो गई थी। और 22 नवंबर 1848 को अब इस युद्ध क्या 3 जगह लड़ा गया। जैसे प्रथम जो अंगल सिख युद्ध था वो 5 जगह लड़ा गया और ये युद्ध कहाँ हुआ था, 3 जगह लड़ा गया। इसकी शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 1848 को। कहाँ हुई थी, रामनगर के युद्ध में, जिसमें अंग्रेजों और सिखों के बीच में ये अनिर्णायक युद्ध हुआ। यानी इस युद्ध से कोई निर्णय नहीं हो पाया कि किसकी जीत हुई किसकी। हालांकि इस युद्ध से अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था, क्षति पहुंची थी। 13 जनवरी 1849 को चिलियनवाल का युद्ध भी हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। इन सभी युद्धों के अंदर हालांकि सिखों का थोड़ा पलड़ा भारी रहता था और अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। फरवरी 1849 में गुजरात यानी चेनाब नदी के किनारे लड़ाई हुई, जिसे तोपों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह गुजरा की लड़ाई भी कहा जाता, इससे ही बैटल ऑफ गन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सरदार में सिख सरदारों का राजा को यानी दिलीप सिंह को सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। फिर सिखों ने यहाँ क्या किया था, अपने राजा के साथ में धोखा कर दिया, जैसा प्रथम सिख युद्ध के साथ में किया था अंगल सिख युद्ध के समय, वैसा ही यहाँ हुआ था। और हर बार भारतीय अपनी कमजोरी से ही हारेंगे। चाहे हमने मराठों के बारे में पढ़ा, मैसूर के बारे में पढ़ा, या जो बंगाल के बारे में, या यहाँ सिखों के बारे में, इसी कारण ये क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। और 13 मार्च 1849 को तो क्या हो गया, इस समय युद्ध समाप्त हो गया। और लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा करके पंजाब को क्या कर दिया, अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। और घोषणा में क्या कहा गया, घोषणा में कहा गया कि पंजाब के राज्य का अंत हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सारे प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के अब क्या है, अंग है। और कोहिनूर हीरा और पंजाब का राज्य दिलीप सिंह और उस संरक्षण परिषद ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। यानी जो महाराजा दिलीप सिंह जो रणजीत सिंह के समय कोहिनूर हीरा लाया था, वो दिलीप सिंह ने क्या कर दिया, कोहिनूर हीरा और पंजाब का राज्य इन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया था। अब देखेंगे इस युद्ध के क्या थे परिणाम, थे बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम इस युद्ध के अंदर निकले थे। तो पंजाब में सिख राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। और महाराजा दिलीप सिंह को क्या दे दी गई थी, पेंशन देकर के बाद में इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। और कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के फिर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अब जो भी बात हो, यहाँ इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। नवीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में क्या किया गया था, 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था।
इस बोर्ड का गठन किया गया था। ब्रिटिश भारत की सीमाएं अब कहाँ पर पहुंच गई थी, अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी। और जो अंग्रेज चाहते थे कि अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते जो उनके ऊपर संकट आने वाला नेपोलियन या रूस के द्वारा, वो उस संकट को अब क्या कर रहे थे, उन्होंने इसको निपटारा कर लिया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, धीरे धीरे जो संपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण भागों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो आज ये कैसा लगा चैप्टर जरूर बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रयास अच्छा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो डलहौजी है उसकी व्यक्तिगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हड़प की जो राज्य नीति उसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।